नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हो सकते हैं या उनके आलोचक हो सकते हैं। आपकी विचारधारा इस मामले में कुछ भी हो सकती है, मत भिन्न भी हो सकता है। आप उनकी किसी चीज़ों को पसंद करते होंगे और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी बहुत सारी चीज़ों को नापसंद करते हैं। तो पसंद नापसंदगी का ये जो मामला है, ये नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा हुआ है। और दरअसल ये जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बेशक आपको पीएम मोदी पसंद हो या नापसंद हो, लेकिन आपको ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखना है। तो तभी आपको पता चलेगा कि उनके जो समर्थक हैं वो किस हद तक जा सकते हैं, और वो भी यहाँ पर नहीं है। मैं दरअसल जिक्र कर रहा हूँ पाकिस्तान में उनके एक कट्टर समर्थक का। आप ये सोचिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में क्या कोई सरेआम मोदी समर्थक मिल सकता है और लगातार वो मोदी के समर्थन में बातें करते रहे। ये पहली बार नहीं हो रही है। ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, ये उन्होंने पहली बार जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी वो लगातार कंस्टेंटली लगातार वो पीएम मोदी के जबरदस्त कट्टर समर्थक आप मान सकते हैं। और दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि समर्थक तो कोई कहीं भी हो सकता है, तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। खास बात यह है कि वो व्यक्ति जो पीएम मोदी का समर्थक है, वो पाकिस्तान में सरेआम सड़कों पर समर्थन के दावे करता है, समर्थन की बात करता है, समर्थन का लॉजिक देता है। वो पाकिस्तान जैसे देश में जहां पर भारत के पक्ष में कोई भी बात करने पर, आपको पता है कि वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, जो बदनाम है पूरी दुनिया में, आतंकियों का जो निर्यात करती है, समर्थन करती है, आईएसआई जो एजेंसी है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, वो किसी को भी उठा लेती है। पाकिस्तान की आर्मी भी इस मामले में बदनाम है। पाकिस्तान की पुलिस इस मामले में भारी बदनाम है। बलूचिस्तान के सैकड़ों लोग वहाँ पर जो आंदोलनरत थे, जो अपनी मांगों और अधिकारों को लेके, वो आज तक वहाँ गायब हैं। उनके परिवार के लोगों ने इस्लामाबाद में पिछले दिनों प्रेस क्लब के सामने काफ़ी दिनों तक धरना प्रदर्शन किया कि ये जो हमारे परिवारों से जो लोग लापता हैं उनके बारे में पाकिस्तान की सरकार जानकारी दे। बताने का आशय यही है कि पाकिस्तान में यदि कोई भी ऐसी वैसी बात करता है जो लगता है कि भारत का खास तौर से समर्थन कर रही है, या पीएम मोदी का जो बात उनकी समर्थन कर रही है, उसका वहाँ रहना कैसे, मतलब आप ये समझिए उसका वहाँ रहना ऐसा ही है कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। इतना आसान, कितना मुश्किल होगा उस व्यक्ति का वहाँ पर रहना। और वो भी ज़बरदस्त समर्थक हैं, और वो केवल, और जो वो बात बताते हैं उनमें से हो सकता है कि आप कुछ बातों से असहमत हों, लेकिन उनकी काफ़ी बातों से आप सहमत जरूर होंगे। और इस वीडियो में जो पाकिस्तान के जो कट्टर समर्थक हैं, ज़बरदस्त मोदी प्रेमी हैं, उन्होंने मीडिया को लेकर भी ज़बरदस्त बात कही है। और ख़ास तौर से जो एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, उसकी तगड़ी रगड़ाई की है। उन्होंने उस ध्रुव राठी के बारे में ये कहा है, उस पाकिस्तान के जो मोदी जो के ज़बरदस्त फैन हैं, उन्होंने ये कहा है कि ध्रुव राठी इस देश से दूर जर्मनी में रहते हैं, वो इस देश से उनका अब कोई सरोकार रहा नहीं है, और वो इस तरह का व्यवहार करते हैं जबकि वो उनका काम एकेडमिक है। मतलब उनका काम, उन्होंने जो भी वीडियो बनाए पहले, वो सारे एकेडमी से रिलेटेड है, रिसर्च वर्क से रिलेटेड है। उनका पॉलिटिक्स में कोई काम ही नहीं है, उसके बावजूद वो एक तरफा वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ध्रुव राठी ने कई वीडियो बनाए हैं, और वो उन वीडियो को देखकर ये लगता है कि वो लगभग जो मुद्दे विपक्ष उठाता रहा है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो उन बातों का समर्थन करते हैं। चूंकि उनकी फैन फॉलोइंग्स अच्छी खासी है, तो उसका उनको फायदा मिलता है। एक प्रकार से वो विपक्षी दलों का ही काम कर रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने भाजपा के आईटी सेल पर वीडियो बनाया, और उसमें हालांकि वो मामला उसमें रीट्वीट हुआ, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो वो इस तरह से ध्रुव राठी विवादों में भी रहे। अभी पिछले दिनों स्वाति मालीवाल को लेकर कोई वीडियो बताया उन्होंने, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो सकी उस वीडियो की, लेकिन उस वीडियो में स्वाति मालीवाल को खरी खोटी सुनाई गई है। मतलब वो लग ऐसा रहा है कि जैसे वो आपकी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ता बन के वो बोल रहे हैं। और इसी तरह से उन्होंने
भारत के बारे में, मतलब केंद्र सरकार के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और परोक्ष तौर पर पीएम मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधने का कई बार प्रयास किया है। उन्होंने एक वीडियो में भारत की तुलना कोरिया से कर दी, जो तानाशाही जो वहाँ पर चलती है, कि किस तरह से भारत जो है वो तानाशाह के रास्ते में बढ़ रहा है और किस तरह से तानाशाही यहाँ मौजूद है। इस तरह की बात उन्होंने अपने वीडियोस में कही है। तो इस बात को लेकर भी जो पाकिस्तानी फैन है, मोदी जो समर्थक हैं, उसने ध्रुव राठी की तगड़ी धुलाई इस मुद्दे पर भी कर डाली। तो आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने पूरे मामले पर अपना नज़रिया उस पाकिस्तानी फैन ने रखा है, क्या क्या लॉजिक उन्होंने दिए हैं ध्रुव राठी की और मीडिया की के बारे में उन्होंने और क्या क्या कहा है। इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक सुनिए, बहुत ही दिलचस्प और बहुत अच्छा वीडियो है ये, और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं? बीइंग पाकिस्तानी, नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फैन हैं आप, इलेक्शंस हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी पावर में आ रहे हैं और कह लें कि 400 अबूरियत का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। क्या रिव्यूज हैं आपकी इस चीज़ को लेकर? कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है? जी मैडम, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। इधर मैं एक बात करना चाहूँगा। वो कहते हैं ना, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। अभी इंडिया में क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के लिए जो है ये बात है। और देखिए 400 पार की जो बात है, देखिए किसी भी मुल्क में इलेक्शन हो, अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल 500 सीटें हैं, तो जो इलेक्शन लड़ रहा होगा कंपटीटर तो यही कहेगा ना कि मैं 500 सीटें लेके जाऊंगा जी, मैं 600 लेके जाऊंगा। अगर उन्होंने ये दावा किया है कि मैं 400 पार जाऊंगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं वो उन चीज़ों को देखिए मैडम, कि क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं उनका अपना गिरेबान आप चेक कीजिए कि वो लोग कौन हैं। देखिए मैं थोड़ी सी लंबी बात करना चाहूँगा, आप गौर कीजिएगा। पूरी दुनिया में जो ताकतवर वज़ीर आज़म होता है ना, उसकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए मीडिया को ख़रीदा जाता है या बड़े एक्सपर्ट लोगों को ख़रीदा जाता है। जो लोग उस वक्त के सुपरस्टार होते हैं उन लोगों को ख़रीदा जाता है। जैसा कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर है जिन्होंने मिशन 100 करोड़ स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं उनका नाम, कहीं ध्रुव राठी की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, राठी साहब की ही मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मिशन 100 करोड़ का जो है ना स्टार्ट किया हुआ है। अभी देखें, जब आप नेगेटिव चलते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को गलत भी आप खुद कर सकते हैं और सही भी आप खुद कर सकते हैं। और वो तो इतने जीनियस मैन है, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं। और अच्छा, उनका ये काम भी नहीं है, जो वीडियो वो कर रहे हैं ना, उनकी तो स्टडी के ऊपर वीडियो हैं, ध्रुव राठी की एकेडमी वाला सिलसिला है। तो आप फिर इस चीज़ से अंदाज़ा कीजिए। देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, अब ध्रुव राठी साहब जो हैं ये कौन है, ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप इस चीज़ को लेके कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी मिसिस कहाँ की है, उनके बच्चे कहाँ के, फैसले वो इंडिया के कर रहे हैं। देखिए ये इंडिया के अंदरूनी मामला था, हमारा भी इसके ऊपर बोलना नहीं बनता, क्योंकि आपने कहा कि आप मोदी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब की जो पूरी फैमिली है। देखें, हम पाकिस्तान में आज मैडम जो इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से गुजर रहे हैं कि ये लोग जो अंग्रेज़ बरतानिया के आज भी गुलाम हैं। ये देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे ऊपर सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेज़ों के पास हैं। जरदारी साहब ने, इनकी फैमिली ने सारी ज़िंदगी हमारे पर गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेज़ों के पास हैं। इसी तरह गांधी साहब की जो फैमिली है, बेसिकली गांधी साहब तो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी थे, हिंदुस्तान के लिए वो सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन उनकी जो जनरेशन थी ना, वो सारे अंग्रेज़ों में पले बड़े हैं, वो सारे अंग्रेज़ हैं, प्रॉपर अंग्रेज़ हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, अपने कोई बंगले नहीं हैं, उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब। उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वज़ीर आज़म की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए, कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनकी। आबिद भाई, आपकी बात सही है, मैं एग्री भी करती हूँ इस बात से, लेकिन अगला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ ना, आपने उसका जवाब बड़ा सोच समझ के देना है। अगर बात करें नरेंद्र मोदी की एम्पावरमेंट की, उनकी ताकत की, उनकी पावर की बात करें, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी मेरा ही मुल्क है, मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ और बगैर वीज़े की इतनी ताकत मैं रखता हूँ। क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? देखिए मैडम, ये इस बात में कोई भी छूट नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीज़े के पाकिस्तान नहीं आए? अगर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन होते,
अगर उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होती, वो पाकिस्तान लेने के आते। वो इलेक्शन जीतते ही जो है ना, उसके चंद साल बाद या चंद महीनों के बाद उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का, और अचानक लैंडिंग हुई उनकी पाकिस्तान। नहीं आबिद भाई, मेरी बात यहाँ पर यह आती है कि लोग कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जो नरेंद्र मोदी हैं या कह लें हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक बड़ा कमाल का कह लें कि तुक्का ही लगा लें, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम भारत को बुरा कहते हैं, वो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही होंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब का जो लास्ट में मैंने रिसेंटली इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान की जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट फिलहाल तो वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। ये सब बातें झूठ हैं, बकवास है। और वो उनका लेवल पाकिस्तान के लेवल का रहा भी नहीं है। उनका लेवल है इस टाइम यूरोप के लेवल का, अमेरिका के लेवल का, ऑस्ट्रेलिया के लेवल का। उनका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अगर तो इंडिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का नाम लेके मोदी साहब इलेक्शन जीतते हैं, तो ये फेक है। आज मोदी साहब पाकिस्तान का नाम लेंगे, इन्हें वोट भी कोई नहीं डालेगा, यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। तो वोट हमेशा मिलता है कारकर्दगी के ऊपर। आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, IIT में कितना आपने काम किया, अपने मुल्क को चांद पे पहुंचाने के लिए आपने कितना काम किया, G7 के मेंबर आप बने कि नहीं बने, G20 की मीटिंग आपके इंडिया में हुई कि नहीं हुई, कश्मीर दुनिया में एक खूबसूरत तरीन सिटी आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कश्मीर में आपने हर किस्म की ट्रांसपोर्ट, इवन के ट्रेन तक आपने चला दी कश्मीर के बीच में। तो हमेशा काम के ऊपर वोट मिलता है मैडम, ये बातों पे नहीं मिलता। अभी देखें जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जो मीडिया है, जो इस टाइम अभी देखिए मैं सुन रहा था गोदी मीडिया, मोदी साहब ने पूरा मीडिया खरीद लिया। और भाई पूरा मीडिया तो इस टाइम मोदी साहब के अगेंस्ट हुआ है, उनके खिलाफ बातें कर रहा है पूरा मीडिया। अगर उन्होंने जिसने खरीदा हो उसके खिलाफ कोई बात करता है तो पूरा मीडिया उनके। देखिए आपको आईना ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक मुहब्बे वतन वज़ीर आज़म ना बन जाए आपका मुल्क का फिर दोबारा, क्योंकि वो सख्त वज़ीर आज़म है, वो सख्त फैसले लेता है। आबिद भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईने का एक रुख दिखाया जा रहा है, आईने का दूसरा रुख नहीं दिखाया जा रहा? जी मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कमल के फूल खिलते हैं। ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी। उनके इंतखाबी निशान में भी कमल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। अभी देखिए ये जो लोग इतने इतने बड़े सुपरस्टार हैं ना, और ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उसी में फूल खिलता है मोदी की तरह, और वो पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज़ को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए। आपके एक सिख वज़ीर आज़म थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि क्या आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी, क्या आपके मुल्क में मेट्रो चलती थी, क्या आपका मुल्क जो है पूरी दुनिया में G20 की मीटिंग करवाता था, क्या आपके मुल्क को अमेरिका इज्जत देता था, या अमेरिका आपके मुल्क के फैसले करता था? तो आप प्लीज जरा उस वक्त के अंदर जाइए। आई थिंक सो कि लोग इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुल्क को कैसे लूटा है। यूट्यूबर्स बस ये चीज़ दिखाने पर तुले हुए हैं, वो ये नहीं देख रहे उन्होंने गैस सिलेंडर्स दिए हैं, वो ये नहीं देख रहे उन्होंने सोलर पैनल्स लगवाए, वो उनकी कोई तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो कि शायद है भी नहीं है। देखिए बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब किसी को डिग्रेड करना होता है ना, जब आप देखिए डिग्रेड किस बेस पे किया जाता है कि सुपर पावर्स हैं इस दुनिया में, बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं, दुनिया के हर मुल्क का वज़ीर आज़म उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, आप समझिए इस चीज़ को। और बड़ी बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो। अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे तो आप किस शख्स से महरूम होने वाले हो। और 400 सीटों की बात रह गई, अगर इंडिया में जेन्युइन इलेक्शन हो गया, जिस बंदे ने राम मंदिर बनवाया होगा, क्या उस इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा? क्या हो गया आपको? वो 400 पार जाएंगे, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब कई लोग कहते हैं जी कि आप मोदी भगत हो। भाई मुझे तो भगत की मीनिंग्स भी नहीं पता, भगत कहते किस चीज़ को हैं। तो मैं किसी का कोई भगत भुगत नहीं हूँ भाईजान, मैं सिर्फ उन्हें लाइक करता हूँ, सिर्फ उन्हें पसंद करता हूँ। वो भी उन्हें नहीं पसंद करता, उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करता हूँ, उनकी क्वालिटीज़ को पसंद करता हूँ, उनकी उन चीज़ों को पसंद करता हूँ कि जैसे उन्होंने गरीबों के साथ खड़े हुए, गरीबों के लिए उन्होंने 3 से 4 करोड़ घर बनवाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। 3 से 4 करोड़, 8 करोड़ के करीब उन्होंने नौकरियाँ दी हैं। भाई साहब आप कहाँ खोए हुए, हिस्ट्री तो खोलिए। IIT पे उनका क्या वर्क है, जरा वर्किंग चेक कीजिए, IIT पे उन्होंने क्या किया है। ये चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा आपको। ध्रुव राठी साहब जो है ना, देखें वो इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं, कहाँ बैठ के चला रहे हैं, इस चीज़ का पता है। उनकी मिसिस कौन है, आपको इस चीज़ का पता है। मैडम आप देखिए ना,
उनकी हिस्ट्री में तो घुसिए। सारा कुछ देखा है, हिस्ट्री भी पढ़ी है। एंड सेकेंडली अभी तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, आपने उनके जवाब हाँ या ना में बस देने हैं। ठीक हो गया। पहला सवाल ये, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत की करेंसी है, जो पैसा है, उसको कितनी वैल्यू दिलवाई है या नहीं? बहुत ज़्यादा वैल्यू दिलवाई है। मैं हाँ या ना में थोड़ी सी बात करूंगा। दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए मैडम, जब उस मुल्क में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसकी करेंसी डाउन होती है, और वो इस टाइम इंडिया के साथ हो रहा है, जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप पिछले चंद सालों में चले जाइए ना कि इंडिया की करेंसी कहाँ से कहाँ गई है। पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में आप फ़र्क चेक कर ले, कितना बड़ा फ़र्क आया है। तो मैडम ये फ़र्क आते हैं जब इलेक्शन हो रहे होते हैं। किसने कहा कि मेड इन इंडिया होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे हम दुनिया में पीछे भी नजर आएं, वक्ती तौर पे हमारे पास सहूलतें ना भी हों, लेकिन हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है, अपने इंडिया को मजबूत करना है। आज इंडियन प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाती हैं मैडम। किसने कहा कि अपने मुल्क दूसरे मुल्क में जाने की बजाय अपने मुल्क की जो आइलैंड्स हैं, अपने मुल्क के जो जजीरे हैं, उन पर आए और अपने मुल्क को और पैसा कमा कर दें? देखें, ये मालदीव्स की तरह जो एक आयरलैंड था जिसके ऊपर मैंने एक बात लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये इंडिया का है। अच्छा, ये हमारे जो पाकिस्तानी मिनिस्टर्स होते हैं ना या वज़ीर आज़म होते हैं, इन्हें छुट्टियों पे भी कहीं जाना हो तो इन्हें यूरोप चाहिए, इन्हें दुबई चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुल्क की एक जगह मुतारफ़ करवाई जिसे देख के हज़ारों टूरिस्ट आ रहे हैं उधर देखने के लिए। तो फ़ायदा किसका हुआ? इंडिया का फ़ायदा हुआ। किसने कहा कि दूसरे मुल्कों में जाके वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं करनी, अपने मुल्क में? देखिए राजस्थान है, इतनी खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पर आकर अपनी जो शादियाँ हैं वेडिंग डेस्टिनेशन से ढूंढे ताकि अपने मुल्क की इकोनॉमी और मजबूत हो। देखिए, मैं तो अंबानी साहब को इस बात में लेके आऊँगा। अंबानी फैमिली की जब शादी हुई ना, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को बुलाया अपने मुल्क में। वो अंग्रेज़ों के मुल्क में जाके प्रोटोकॉल नहीं लिए उन्होंने सारे अंग्रेज़ों को खरीद के इधर बुलाया। कई ऐसे सिंगर थे, इंग्लिश सिंगर, जिनके बड़े, एक फीमेल थी बड़ी मशहूर। रिहाना। जी हाँ, तो जिन्होंने पहले अकड़ दिखाई थी और आज नोटों के लिए वो कैसे इधर आई थी, तो अंबानी से सीखे। अच्छा, अंबानी साहब की धरोहर राठी साहब के साथ मैं एक चीज़ जो है ना मिक्स करना चाहूँगा। राठी साहब जो है ना, इन्होंने एक बात की थी कि अंबानी फैमिली को मोदी साहब ने बड़े फ़ायदे दिए। और भाई इंडिया वालों, आपको अकल क्यों नहीं आ रही इस बात को लेके? आपके पास टाटा अंबानी हैं तो आपकी इज्जत भी है पूरी दुनिया के बीच में। और अंबानी को अगर फ़ायदा दिया तो उसने इंडिया को फ़ायदा नहीं दिया, इंडिया को टैक्स नहीं दे रहा वो। आप इस चीज़ को समझें। और मैं राठी साहब की एक बात कर रहा हूँ, आप ज़रा समझिए इस बात को। जब हिंदुस्तान नहीं था तो जब भी टाटा कंपनी थी, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, वर्ल्ड वॉर 3 हो रही थी, तो जब भी टाटा कंपनी का स्टील गया था, और उन्होंने अंग्रेज़ों ने स्टेटमेंट दी थी इस बात को लेके कि आपके स्टील की वजह से हमारी जानें बची हैं, कि वो स्टील इतना मजबूत आपका स्टील था। तो टाटा और अंबानी ये जब भी थे, और ये बड़े वर्किंग वाले लोग हैं, बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं, आप इन्हें भी डिग्रेड कर रहे हो। ये तो पाकिस्तान में होता है भाई राठी साहब, जो आप इंडिया में करवाना चाह रहे हो। पाकिस्तान में मलक रियाज साहब हैं जिन्होंने सोसाइटियाँ बनानी शुरू की, आज वो कहाँ हैं मैडम? उनका नाम भी नज़र नहीं आता, वो पता भी नहीं चल रहा। तो इसी तरह ही अगर अंबानी और ये टाटा वाले ये सारे जो है ना पाकिस्तान में होते ना, आज या तो ये जेलों में होते या मुल्क से भागे होते। इनकी वजह से तो आपकी इज्जत हो रही है भाई साहब।